हेलो, नमस्कार दोस्तों। देश में लोकसभा 2024 के चुनाव चल रहे हैं और यह चुनाव 7 चरणों में हो रहा है। इन 7 चरणों में से 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं और 3 चरणों के चुनाव होना अभी बाकी हैं। ये 3 चरणों के चुनाव 20 मई, 25 मई और 1 जून को होंगे और 4 जून को आएगा इनका रिजल्ट। यह रिजल्ट किसी और का नहीं, आपका आएगा, because your vote will decide the government. So don't underestimate the power of your vote. Your vote values a lot. अपना वोट डालने से पहले जानें कि आप किन आधार पर वोट डालें। क्या आप देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, नेशनल इनकम और सोशल वेलफेयर के आधार पर वोट डालने वाले हैं? यदि हाँ तो वेरी गुड, बिकॉज दीज आर द फैक्टर्स दैट हेल्प यू टू मेजर द गवर्नमेंट परफॉर्मेंस। सो प्लीज अपना वोट डालिए, लेकिन अपना वोट डालने से पहले जानिए कि आप किन आधार पर ये वोट डालने वाले हैं। तो आज हम इन सभी क्राइटेरियाज के बारे में जानेंगे, इन सभी क्राइटेरिया को मेजर कैसे किया जाए। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू दैट दिस गवर्नमेंट इज गुड एंड दिस गवर्नमेंट इज बैड। आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू द कॉन्सेप्ट्स बाय विच you can analyze different facts and make your own assessment, self assessment. आज की तारीख में ज़्यादातर न्यूज चैनल फैक्ट्स पर कम फोकस करते हैं। वो एक बार आपको फैक्ट्स बताएंगे और उसके बाद में पूरे दिन उस फैक्ट्स पर अपनी ओपिनियन और अपने डिसीजंस को आपको कन्वे करेंगे और आपको लगता है कि उनकी ओपिनियन और उनका डिसीजन ही सच्चाई है। वो कभी आपको उस फैक्ट्स के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है ये नहीं बताएंगे। और कई बार तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं वो इस न्यूज चैनल्स को ट्रांसफर कर देने चाहिए, जिससे कि कुछ केसेस में डिसीजन तो हो सके। अगर वो आपको ये बता दें देन यू विल बी इन बेटर पोजीशन टू एनालाइज द फैक्ट। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का तो कहना ही क्या, इसी का नतीजा है कि आजकल ज़्यादातर लोग बहस कर रहे होते हैं और वो इन्हीं ओपिनियंस और डिसीजंस को सच मानकर आपस में एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं, जबकि हकीकत में सच्चाई कुछ और होती है। सो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज डोंट बिलीव ऑन द ओपिनियंस एंड डिसीजंस ऑफ अदर्स। जस्ट एनालाइज द फैक्ट एंड चेक द कॉन्सेप्ट एंड मेक योर ओन डिसीजंस। और मुझ पर भी विश्वास मत कीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको न्यूज चैनल्स के बारे में बताया, तो आप 2-3 दिन न्यूज चैनल्स को देखिए और फिर अपना डिसीजंस बनाइए। एनीवे, दिस मेथड इज कॉल्ड इंडक्टिव मेथड। वी हैव डिस्कस्ड दिस मेथड इन अर्लियर एपिसोड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। तो आज हम इन्हीं सब क्राइटेरियाज के बारे में जानेंगे जिनके आधार पर आपको वोट डालना चाहिए। जैसे कि देश की अर्थव्यवस्था के एग्रीगेट वेरिएबल्स को कैसे मेजर करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी स्टार्ट, आप मुझे ये बताइए माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एग्रीगेट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम जानेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम एंड अदर एग्रीगेट वेरिएबल्स, डिफरेंट प्राइस इंडेक्स एंड लॉट मोर। और हाँ, आज का सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है और अगर आपको शॉर्ट्स और रील्स में चीजें समझना पसंद है देन दिस सेशन इज नॉट फॉर यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शंस के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसे हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कह सकते हैं। प्रोडक्शन के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक एंटरप्रेन्योर जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करने का इच्छुक हो। उसके बाद में हमें चाहिए कैपिटल। कैपिटल से हम डिफरेंट रिसोर्सेज को बाई कर सकते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटीज को स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में चाहिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक रॉ मटेरियल, लैंड एटसेट्रा। एंड द लास्ट इज ह्यूमन लेबर। ह्यूमन लेबर की मदद से हम प्रोडक्शन एक्टिविटीज करेंगे। सो दीज 4 आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन एक्टिविटीज के द्वारा जो प्रोडक्ट बनता है, एंटरप्रेन्योर उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करता है और सेल करने पर जो पैसा उसे मिलता है उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इस रेवेन्यू में से कुछ पैसा यदि उसने फैक्ट्री की बिल्डिंग लीज पे या रेंट पे ली है तो रेंट पे चला जाएगा, ह्यूमन लेबर्स को वेजेस में चला जाएगा, सैलरी में चला जाएगा। अगर आपने कैपिटल उधार ले रखी है तो उसके ब्याज में चला जाएगा और इसके बावजूद भी कुछ पैसा बच जाएगा तो वह उसका प्रॉफिट होगा। एंटरप्रेन्योर इस प्रॉफिट को अगले साल कुछ मशीनरी बाय करने के लिए काम में ले सकता है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, इस तरह के एक्सपेंडिचर को इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं।
और ये सब एक्टिविटीज़ जैसे कि बाय करना, सेल करना, प्रोडक्शन करना, ब्याज देना, ये सब एक्टिविटीज़ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये सब एक्टिविटीज़ प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा परफॉर्म की जाती है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम से कम होता है या नहीं के बराबर होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज पर प्राइवेट ओनरशिप होती है और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन प्रॉफिट के मोटिव से होता है। किसी भी इकोनॉमी में मुख्यतः 4 सेक्टर होते हैं जो इकोनॉमी में मुख्य भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट है फर्म, फर्म जो प्रोडक्शन करती है। सेकंड है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को अपनी जनता के लिए रोड, हॉस्पिटल, स्कूल और अदर सोशल वेलफेयर फैसिलिटीज उपलब्ध करानी होती है। इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्सेस इम्पोज करना होता है और कुछ केसेस में गवर्नमेंट प्रोडक्शन भी करती है। थर्ड है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड से मतलब है सिंगल इंडिविजुअल्स जो अपने कंजप्शंस के लिए डिसीजंस खुद लेता है। यह एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो अपने कंजप्शन से संबंधित डिसीजंस जॉइंटली लेते हैं। एंड द फोर्थ वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर मीन्स ट्रेड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें 2 तरह के ट्रेड्स आते हैं। फर्स्ट है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में डोमेस्टिक कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को सेल करती है। सेकंड है इंपोर्ट। इंपोर्ट में डोमेस्टिक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से गुड्स एंड सर्विसेज को बाई करती है। तो हमने देखा प्रोडक्शन के लिए हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। तो एक कंट्री जिसके पास में नेचुरल रिसोर्सेज खूब सारे हैं तो क्या वह कंट्री सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरस होगी? इसका आंसर है नहीं। अफ्रीका एक रिच रिसोर्सेज कॉन्टिनेंट है। अफ्रीका में रिसोर्सेज की भरमार है जैसे कि तेल, कॉपर, डायमंड, बॉक्साइट। लेकिन वर्ल्ड की टॉप 10 पुअरेस्ट कंट्रीज में से 9 कंट्रीज अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती हैं, जैसे कि साउथ सुडान, बुरुंडी, रिपब्लिक ऑफ कांगो एटसेट्रा। कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनके पास में बहुत कम नेचुरल रिसोर्सेज है लेकिन वो बहुत प्रोस्पेरस है, जैसे जापान और स्विट्जरलैंड। इसलिए एक प्रोस्पेरस कंट्री बनने के लिए रिसोर्सेज को प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। So let's see how this production process of resources create income and wealth. So after production, producer क्या करेगा? इन गुड्स को कंज्यूमर को सेल करेगा और कंज्यूमर क्या करेगा? इन गुड्स का या तो कंजप्शन करेगा या इनको फर्दर प्रोसेस करेगा। जब गुड्स को फर्दर प्रोसेस करेगा देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे कि एक किसान कपास उगाता है और वह इस कपास को एक मिल को बेचता है। अब मिल वाला उस कपास को प्रोसेस करता है और यार्न अर्थात धागा बनाता है। तो यहाँ कपास क्या हुआ? यहाँ कपास फाइनल गुड नहीं हुआ, इंटरमीडिएट गुड हुआ। अब ये स्पिनिंग मिल वाला इस धागे को टेक्सटाइल मिल को सेल करता है और टेक्सटाइल मिल वाला इस धागे से कपड़ा बनाता है और इस कपड़े को कंज्यूमर को सेल करता है। कंज्यूमर इस कपड़े को फाइनल यूज करता है। तो इस तरह के गुड्स जो फाइनल यूज में काम आते हैं उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं और इस तरह के गुड्स जो अन्य प्रोसेस से गुजरते हैं और अन्य गुड्स बनाने में काम आते हैं उन्हें इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में टोटल प्रोडक्शन कितना हुआ, तो हम कैसे जानेंगे? एक एरिया में डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके लिए हमें एक कॉमन मेजरमेंट लेना पड़ता है और यह कॉमन मेजरमेंट हम मनी के रूप में लेते हैं। हम मनी वैल्यू उसी गुड्स की लेते हैं जो फाइनल गुड्स होती हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स में शामिल होती है। कुछ गुड्स ड्यूरेबल नेचर की होती हैं और ये प्रोडक्शन करने में काम आती है, जैसे कि मशीन, इम्प्लीमेंट्स, टूल्स एटसेट्रा। चूंकि ये प्रोडक्शन करने में सहायक होती हैं और ड्यूरेबल नेचर की होती हैं, इसलिए इन्हें हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। कैपिटल गुड्स का समय के साथ साथ क्षरण होता है अर्थात डिप्रिसिएशन होता है, तो कैपिटल गुड्स में हम डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ऐसा फाइनल आउटपुट जिसमें सभी कैपिटल गुड्स होती हैं उसे इकोनॉमी का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन कैपिटल गुड्स में से कुछ गुड्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के रिप्लेसमेंट और रिपेयर में काम आती हैं, अर्थात ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैपिटल गुड्स के डिप्रिसिएशन के रूप में इनका कंजप्शन हो जाता है। डिप्रिसिएशन को कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड असेट भी कहते हैं। तो इसमें नेट इन्वेस्टमेंट क्या होगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। अब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत में हमने देखा था कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं? सबसे पहले एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर के लिए जो रेम्यूनरेशन होता है वो होता है प्रॉफिट।
देन कैपिटल, कैपिटल के लिए रिम्यूनरेशन होता है इंटरेस्ट, देन नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, तो इसके लिए रिम्यूनरेशन होगा रेंट, एंड लास्ट ह्यूमन लेबर, ह्यूमन लेबर्स के लिए जो रिम्यूनरेशन होता है वो होता है सैलरी और वेजेस। अब हम एक सिंपल इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें दो ही सेक्टर होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता है। ये दो सेक्टर होते हैं, हाउस होल्ड और फर्म। सिंपल इकोनॉमी मॉडल में देखते हैं कि प्रोडक्शंस के द्वारा मनी का सर्कुलर कैसे होता है। सिंपल इकोनॉमी में ना गवर्नमेंट होती है, ना ही कोई एक्सटर्नल सेक्टर होता है और ना ही हाउस होल्ड कोई सेविंग करता है। इसलिए सिंपल इकोनॉमी में हाउस होल्ड जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज करते हैं इसके लिए वो अपना पेमेंट फर्म से प्राप्त करते हैं। क्योंकि सिंपल इकोनॉमी में हमने कोई सेविंग नहीं मानी है, इसलिए हाउस होल्ड अपना सारा एक्सपेंडिचर्स फर्म द्वारा प्रोड्यूस की गई गुड्स को परचेज करने में करते हैं। सो वी कैन मेजर द एग्रीगेट इनकम बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ए फर्म। फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज सेल करने से जो रेवेन्यू प्राप्त होती है वो फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को पेमेंट करता है फॉर द सर्विसेज सप्लाइड बाय देम, एंड दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। You can easily understand this circular of money by this diagram.